Hello student, I Nisha Parsha Salvi, your biology mentor. So very warm welcome to our another video which is defining property, right? इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एंड कॉन्शियसनेस की. सो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने आपको एक बात बताई थी ग्रोथ में हमने एक बात बताई थी कि ग्रोथ जो है बच्चों वो कैसी है? रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म. ये बात हमने बोली थी आपको, राइट? भाई जब ग्रोथ कहेंगे जब सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगी, लेकिन कब? तो इसको जानने से पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है. सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ये याद रखना, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, राइट? मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इन आवर बॉडी, जितने भी बॉडी के अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है. मेटाबॉलिज्म जो है दो टाइप के होते हैं, है ना? मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म. कैटा मतलब कट करना, यानी कि ब्रेक डाउन, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है वो स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर कुछ टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म ये क्या है? ऐड. हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो जुड़ करके क्या बना रही हैं? मॉलिक्यूल्स बना रही हैं. और यहां पर कोई चीज जुड़ रही है, हम किसी चीज को बना रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी चाहिए. यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है. फिर हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है? यहां पर एनाबॉलिज्म है तो सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस हो रही है. इज दैट क्लियर? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्लियर. फिर हमने बात करी थी कि ग्रोथ कब होगी बॉडी में, कि जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से बराबर होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, एनाबॉलिज्म से ज्यादा कैटाबॉलिज्म होगा तो भी ग्रोथ नहीं होगी, और एनाबॉलिज्म जब ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तभी ग्रोथ होगी. यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बच्चों वो हमारी ग्रोथ के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मेटाबॉलिज्म है क्या? जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है. और मेटाबॉलिज्म किस रिएक्शन से मिलकर के बनता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, राइट? यहां पर मैं बोल रही हूं कि जो मतलब लिविंग में कैसा है, यूनिसेल्युलर भी हो चाहे मल्टीसेल्युलर भी हो, सभी के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है. यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारे माउंटेन है या जो हमारे सैंड ड्यून्स है उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं. तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ कोई अपवाद नहीं है. जब कोई अपवाद ही नहीं है तो दैट मीन जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. कैसी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. इज दैट क्लियर? नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. सो इन दिस वे मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नाउ आइसोलेटेड, ये जो बात है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में और तुम्हारे समझने के लिए भी. क्या हुआ कि हमने बॉडी है ये, यहां से कुछ एंजाइम लिया, राइट? एंजाइम लिया और ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब में इस एंजाइम से द्वारा हम कुछ क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं. क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं. तो अब तुम्हें क्वेश्चन बताना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूं, तुम आंसर बताओ मुझे कि इस कंडीशन में क्या रिएक्शन जो हो रही है वो एक लिविंग थिंग है? क्या वो एक लिविंग थिंग है? मैंने पूछा कि जो रिएक्शन है
ये लिविंग थिंग है या नहीं है? बच्चों ये लिविंग थिंग कदापि नहीं है। क्यों नहीं है कदापि? बिकॉज ऑफ ये आउटसाइड द बॉडी हो रही है। तो टेस्ट ट्यूब कभी भी लिविंग थिंग होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जो रिएक्शन अंदर हो रही है, यहां पर क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना। अरे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ये रिएक्शन जो है ये लिविंग है। ये रिएक्शन जो है ये लिविंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड द बॉडी हो रही है। लेकिन जो रिएक्शन है उसमें जब मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो रिएक्शन तो कैसी होगी? तो मैं इस रिएक्शन को बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल सकती हूं, राइट? इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकती हूँ? बायोलॉजिकल रिएक्शन। यहां पर क्लियर हो गया क्या? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। लैब में कर रहे हो भाई, टेस्ट ट्यूब किस में है? लैब में है, तो इन विट्रो है। आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है? बायोलॉजिकल रिएक्शन है, लेकिन थिंग कैसी है? नॉन लिविंग थिंग है। ये कभी भी लिविंग थिंग नहीं होती। तो यहां पर क्लियर चीज है। अब आ जाओ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे। देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम बात करते हैं डेफिनेटली सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में बात करोगे तो डेफिनेटली कहां से स्टार्ट होगा? सेल से स्टार्ट होगा। अब ये सेल के आधार पे तुमने बोला था, नंबर ऑफ सेल के आधार पे, कि यूनिसेल्यूलर है, ये मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन यहां पर ग्रोथ के एस्पेक्ट में हमने पढ़ा, हमने मेटाबॉलिज्म के एस्पेक्ट में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में पढ़ा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है? सेल्यूलर ही तो है। प्रोटोप्लाज्म किसको इंडिकेट करता है? लिविंग मैटर को। और सेल क्या है? अपनी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर ही तो बने हुए हैं, हाँ या ना? Some are composed of a single cell, this is called unicellular। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत सारी सेल से बने हुए हैं, जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो भैया ये सिंगल प्राणी, सोचो तुम, इतना छोटू सा बैक्टीरिया पूरा काम कर लेता है पूरी लाइफ में। एक सेल के द्वारा वो सारी चीजें कर रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है, उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सब चीजें हो रही है, एक सिंगल सेल, राइट? तो वो कैसा है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। जो यूनिसेल्यूलर होती है उसकी क्या मतलब एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, राइट? Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। क्या हुआ कि यदि हम बात करें कि complete structure of cell नहीं है, हम क्या बोल रहे? देखो अभी इसका मैं जो बताने जा रही हूँ बात, वो एकदम ध्यान सुना। यूनिसेल्यूलर में तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन किसकी बनी हुई है? एक सेल की तो बनी हुई है, यानी कि एक सेल तो है। अरे भाई एक सेल तो है। मल्टी सेल्यूलर तो ऑलरेडी कितना है, अच्छा एग्जिस्टेंस ले रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि सेल जो है वो कैसी है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है उसका। एग्जाम्पल क्या लोगे? वायरस, हाँ या ना? वायरस कैसा है? कोई सेल नहीं है, असेल्यूलर है, उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस है। जब तक वो अपनी बॉडी में नहीं आए वो क्या है? निर्जीव है। जैसे ही बॉडी में आएगा तभी तो सजीव होगा, राइट? तो ये क्या कह रहा है? यदि सेल कहीं से भी गड़बड़ है, उसका प्रॉपर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं, एक सिंगल सेल का, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करेंगे। यहां पर क्लियर बात? In this way, the cellular organization is proved to be defining property of all living organism। भाई सेल जो है, तुम ये तो नहीं बोलोगे कि भाई जो मिट्टी है वो भी सेल की बनी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? वो एलिमेंट्स की बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ढंग से सुनिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई।
राइट। क्या बोला हमने, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो क्या करते हैं, स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या देते हैं, सेंस करके रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमने यहाँ बात करी, एक तो बात करी सेंस की, पहले हमने चीजों को सेंस किया, किस चीजों को, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल, राइट, इट कैन बी बायोलॉजिकल। तो ये जो स्टिमुलाई हैं ये कैसे भी हो सकते हैं, इन स्टिमुलाई को हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, और इनको सेंस करके हम क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चों, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस। यानी कि हमारे अंदर क्या है, एक चेतना है। क्या तुम पत्थर को जब किसी को मारते हो तो पत्थर को दर्द होता है, क्या वो बोलेगा अरे यार मेरे को भी लग गई, तेरे को तो लगी मेरे को भी लग गई, पत्थर ऐसा बोलेगा नहीं। तो दैट मीन्स उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, एक तरह की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेशन है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उनको हम सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स देते हैं, और यही क्या है, कॉन्शियसनेस है। अब क्या होगा, ये कॉन्शियसनेस जो है वो किस में पाई जाती है, कॉन्शियसनेस उसी में पाई जाएगी बच्चों जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, रेप्लिकेटिंग, राइट, जो सेल्फ रेगुलेटिंग होगा, और जो रिप्रोडक्टिव होगा। उसके अंदर हमारे पास क्या पाई जा रही है, उसमें पाई जा रही है हमारी कॉन्शियसनेस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो अपनी प्रतिलिपि इजीली बना पाए, सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि होम्योस्टेसिस, हम क्या कर रहे हैं कि जैसे भी जो भी कॉजेज हमारे एनवायरमेंटल में हो रहे हैं, एनवायरमेंट में हो रहे हैं, हम उनको पहचान रहे हैं, उनके कारण को देख रहे हैं और उसके आधार पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक कंट्रोल वे में, प्रॉपर वे में। ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ आ गई और तुम हैक्टिक हो गए एकदम, राइट। हम उस चीज़ पे विचार, कोई भी मतलब बाढ़ का भी छोड़ो, तुम कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने आती है तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा शांति बनाए रखना है, एक बार सोचो समझो और फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया दो, राइट। तो यहाँ पर जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगी। आइए, the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli which could be physical, chemical and biological। कैसे हो सकते हैं स्टिमुलेशन, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। We sense these physical, chemical and biological stimuli through our sense organ because we have sense organ, तभी तो हम सेंस कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। प्लांट्स ऑल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो लाइट हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, अदर ऑर्गेनिज्म हो। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को तुम्हें प्रोडक्शन करवाना हो तो हम क्या करते हैं, प्लांट को एक्सटर्नल हम क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। कैसे, अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्शन करके। तो यानी प्लांट भी क्या कर रहे हैं, सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं बच्चों, वहां से लेकर के जो कॉम्प्लेक्स हमारे मल्टी सेल्यूलर है या यूकैरियोट्स है, वो सभी क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फोटो पीरियड, जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है किस में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स की ग्रोथ को। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, देखो क्या है। आपसे पूछा जाता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये किसका कैरेक्टर है,
सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। क्या है? कॉन्शियसनेस तो क्या है, तुम सेंस कर रहे हो और रिस्पॉन्ड दे रहे हो, ये है कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ानी है, या मैं कल जो है आपके लिए एक पूरा सिलेबस बनाऊंगी, उस सिलेबस में मैं डालूंगी कि किस तरह की एक्टिविटी आपके लिए करा सकती हूँ, किस तरह की क्वेश्चनरीज ला सकती हूँ। दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस आ रही है, मैं अवेयर हो रही हूँ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, मैं अवेयर होना चाहती हूँ कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब मुझे बताओ, क्या स्टारफिश में, क्या किसी एनिमल में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है? नहीं ना, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस किस में होती है, ओनली इन ह्यूमंस। और ये क्वेश्चन आ चुका है। अब किस एस्पेक्ट में आएगा, अब सुनो, कॉमा, ये कॉमा वो वाला कॉमा नहीं है, ये कॉमा है एक मेंटल डिसेबिलिटी, राइट। कॉमा यानी कि आपका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर रहा है, ब्रेन आपका वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ढंग से सुनना, ठीक है। ब्रेन आपका कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि ब्रेन क्या हो गया है, डेड हो गया है, या कुछ एक्टिविटी उसकी फंक्शनाइज नहीं रही है या फंक्शनल नहीं रही है। तो उस प्रोसेस में वो कॉन्शियस रहेगा क्या? उस दौरान उसमें सेल्फ कॉन्शियस रहेगी? तो यस, कॉमा में कॉन्शियसनेस तो रहती है बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ कॉन्शियस कब होंगे? जब हम प्रॉपरली अवेयर रहेंगे, राइट। अब जैसे तुम बोलते हो कि एक मरीज है, एक पेशेंट है, कोमा का पेशेंट है, उसको तुम क्या दे रहे हो, स्टिमुलेशन कैसे दे रहे हो, केमिकल स्टिमुलेशन दे रहे हो। कैसे? तुम ड्रग्स दे रहे हो, ड्रग्स आर केमिकल, राइट। केमिकल स्टिमुलेशन दे रहे हो तो उसकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड तो कर रही है उन केमिकल्स के लिए, तो दैट मीन्स कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकती कुछ, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रही क्योंकि ब्रेन जो है डेड हो गया है। दैट मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं रही है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, all the more difficult define the living state. We observe patient lying in a coma in hospital, virtually supported the machines with replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. उसका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है। The patient has no self consciousness. क्या है? उस पेशेंट के पास कोई भी कॉन्शियसनेस, कैसी, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आज हमारा क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी हो गई, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म देखा, हमने उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, और साथ में हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो क्वेश्चन आ जाए सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में मिलेगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ह्यूमंस में ओनली। कॉमा के दौरान पेशेंट में क्या मिलेगा, कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो आप क्या बोलोगे, ओनली कॉन्शियसनेस मिलेगी। कैसा स्टिमुलेशन हो रहा है, केमिकल स्टिमुलेशन हो रहा है, राइट। सो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।